हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन टेमो एकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का फिजिक्स का चौथा चैप्टर जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। सो कहानी शुरू होती है आज से 2000 साल पहले। तो 2000 साल पहले से इंसान जो है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में कुछ कुछ जानकारी रखता था। आसमान में चमकने वाली बिजली को देख के इंसानों ने बिजली के बारे में अंदाज़ा लगाया और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को भी समझना शुरू किया। मैग्नेटिज्म के बारे में भी जानना शुरू किया, मैग्नेट्स के बारे में उसको नॉलेज हुआ। लेकिन यहाँ जो बात है 1820 में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को जोड़ा। इनका एक्सपेरिमेंट था कि इन्होंने एक करंट कैरिंग वायर के पास में एक कंपास रख दिया और जब उस करंट कैरिंग वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई गई उस वायर के अंदर, तो जैसे ही करंट फ्लो उसमें फ्लो हुआ तो उसके पास में जो हमारा कंपास था उसके अंदर एक डिफ्लेक्शन शो हुआ। और फिर फर्दर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और देखा कि जब आयरन फिलिंग पाउडर डाला गया उसी इलेक्ट्रिक वायर के अराउंड, तो उस आयरन फिलिंग पाउडर ने एक सिस्टमेटिक पैटर्न ग्रहण कर लिया। इस तरीके से वो कोसेंट्रिक सर्कल्स में सिस्टमेटिकली अरेंज हो गया। फिर ओरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट को और आगे किया। एक्चुअली में ओरस्टेड जब एक लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे तब उन्होंने पहली बार ये चीज़ नोट करी। वो कुछ और समझा रहे थे लेकिन उन्होंने नोट करा कि वायर में जैसे करंट फ्लो होता है पास में पड़े हुए उस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन पैदा हो जाता है। तो फर्दर उन्होंने फिर उसको इससे आगे एनालाइज करवाया और देखा कि अगर हम किसी वायर के अंदर, आप यहाँ पर एक करंट कैरिंग वायर है जिसके अंदर करंट की डायरेक्शन बोर्ड से बाहर की तरफ है, और जब हम इसके आसपास बहुत सारी मैग्नेटिक नीडल रखते हैं, जो कंपास होता है वही मैग्नेटिक नीडल है, तो हम देखते हैं कि वो सब अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, एक पूरे सर्कल में अलाइन कर लेते हैं। यहाँ आप कंपास को रखेंगे तो इस डायरेक्शन को पॉइंट करेगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, और अलग अलग डायरेक्शंस में उस कंपास को मूव करवाने पर वो एक कोसेंट्रिक सर्कल बनाता है। ऐसे बहुत सारे कोसेंट्रिक सर्कल्स हम इस वायर के आसपास ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं, यहाँ पर करंट बाहर की तरफ आ रहा है, अगर हम किसी एरो को ऊपर से देखते हैं तो हमको उसका पॉइंट नजर आता है, लेकिन पीछे से देखते हैं तो उसका पंख दिखाई देता है, इसलिए हमको क्रॉस दिखाई देता है। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन इस बोर्ड के अंदर की तरफ है। तो जब करंट रिवर्स किया गया तो देखा गया कि इन सारी नीडल्स ने भी अपना डायरेक्शन फ्लिप कर ली। जो इस तरफ पॉइंट कर रहा था अब वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करने लग गया। 180 डिग्री की एंगल से ये सभी जो मैग्नेटिक नीडल्स थी वो घूम गई, और फिर आयरन फीलिंग डाल करके भी हम इन्हीं कोसेंट्रिक सर्कल्स को देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये सब एनालिसिस किया गया था ओरस्टेड के द्वारा। फिर 1864 में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को दो अलग अलग चीज़ों की तरह नहीं देख करके सिर्फ एक चीज़ की तरह समझाया गया मैक्सवेल के द्वारा। जैसे मैक्सवेल ने समझाया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को दो अलग अलग फिनोमिना नहीं बल्कि एक ही फिनोमिना है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखने पे इलेक्ट्रिसिटी ही मैग्नेटिज्म का काम करती है और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह दिखाई देता है। और दोनों को यूनिफाई करके मैक्सवेल ने एक फॉर्मूला निकाला था जो कि आया था 1/√μ0 ये एग्जैक्टली इक्वल आता है स्पीड ऑफ लाइट के। ये एक बहुत सी सरप्राइजिंग मोमेंट था उस वक्त के लिए, क्योंकि मैक्सवेल ने ये प्रूव कर दिया कि जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है, इन दो फील्ड से ही हमारी लाइट वेव बनी हुई है। लेकिन ये आगे चल करके हुआ, और फिर आगे चल करके रेडियो वेव्स का इन्वेंशन किया गया हर्ट्ज के द्वारा। हर्ट्ज ने सबसे पहले डिस्कवर किया रेडियो वेव्स को और उनको व्यवस्थित प्रोड्यूस किया गया, व्यवस्थित एपरेटस बना के हमारे जगदीश चंद्र बोस और गुगिलियो मार्कोनी द्वारा। ये सब हुआ 19th सेंचुरी के एंड तक। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स की। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कुछ मामलों में सिमिलर है और कुछ इनमें डिफरेंसेस भी है। जैसे फील्ड, आखिर फील्ड होते क्या है, पहले हम इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज क्यों है, जब इसके इन्फ्लुएंस में इसके पास में कोई भी चार्ज लाया जाता है, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इसके पास में हम कोई भी चार्ज लाते हैं, लेट्स से कैपिटल क्यू, या हम एक काम करते हैं इसको कैपिटल क्यू के देते हैं और इस टेस्ट चार्ज को हम पॉजिटिव क्यू के देते हैं। तो इस चार्ज के नज़दीक जब भी ये चार्ज लाया जाएगा, ये है हमारा टेस्ट चार्ज। तो ये जो टेस्ट चार्ज होगा ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दोनों पॉजिटिव है तो ये एक रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा, ये हम जानते हैं। तो ये पॉजिटिव क्यू चार्ज जो है ये इस यहाँ से यहाँ तक जो इन्फ्लुएंस पैदा कर रहा है, अपना प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, वो इंस्टेंटेनियस नहीं है। हमें ऐसा लग सकता है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चार्ज लाते ही इसके ऊपर फोर्स लगने लग जाएगा। इसमें एक समय लगता है, सफिशिएंट टाइम लगता है, और वो सफिशिएंट टाइम क्या है कि ये क्यू जो है अपना आसपास एक फील्ड उत्पन्न करता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल करके इस चार्ज तक जाता है तो वो फील्ड यहाँ जाके इस चार्ज पर फोर्स लगाता है। तो
तो और ये फील्ड बहुत फास्ट ट्रैवल करते हैं, ये फील्ड जो है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं, और आपको पता है लाइट से दुनिया में और कोई तेज़ चलने वाली चीज़ नहीं है। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, या अपन थोड़ा सा साधारण भाषा में कहें तो 3 लाख किलोमीटर लाइट 1 सेकेंड में चल जाती है। तो इतनी स्पीड से लाइट चलती है, और इसी स्पीड से जो इलेक्ट्रिक फील्ड चलते हैं। तो जब हम किसी भी टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट चार्ज के नज़दीक लाते हैं तो वो जो है उस पर फोर्स लगाता है, और वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए लगाए जाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब इस पर फोर्स लगेगा तो इसके पास मोमेंटम आएगा और इसके पास एनर्जी भी आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड कोई काल्पनिक चीज़ नहीं है, बल्कि एक रियलिस्टिक चीज़ है। ये एक ऐसी चीज़ है जो एनर्जी को कैरी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, मोमेंटम को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, और फील्ड्स जो है वो टाइम के साथ बदल भी सकते हैं। यहाँ पर एक स्टेशनरी चार्ज की बजाय कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता, तो हो सकता है टाइम के साथ इसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज होता रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस तरीके की चीज़ है जो कोई भी चार्ज अपने आसपास पैदा करता है, अपने आसपास उत्पन्न करता है, और जब उस फील्ड के अंदर कोई भी दूसरा चार्ज लाया जाता है तो वो चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। आप देखिए कि एनर्जी और मोमेंटम इलेक्ट्रिक फील्ड कैरी कर सकता है। इसका जीता जाता उदाहरण है सन से जो अर्थ तक एनर्जी आती है, इतनी सारी जो एनर्जी है, पूरी अर्थ पर एनर्जी का एकमात्र सोर्स है सन, और वो एनर्जी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए आ रही है सूर्य से पृथ्वी तक। तो वो सारी एनर्जी इस फील्ड के द्वारा ही कैरी की जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो एनर्जी है उसके द्वारा सूर्य से यहाँ तक जो है टोटल एनर्जी हमारे तक ट्रैवल करती है। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और उसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड की भी बात की जाती है। अच्छा, ये फील्ड का कॉन्सेप्ट पे जो स्ट्रॉन्गली विश्वास था, फेराडे का बहुत इस पे ज़्यादा विश्वास था फील्ड की थ्योरी पे, और जिसको मैथमेटिकल रिगरस आधार दिया मैक्सवेल ने। और मैक्सवेल ने उस गणितीय आधार के ज़रिए लाइट की स्पीड निकाली, और ये प्रूव किया कि लाइट और कुछ नहीं बल्कि इन्हीं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उत्पन्न हुई तरंगे हैं, इन्हीं के अंदर उत्पन्न हुई वेव्स हैं, रिपल्स हैं। जैसे पानी के अंदर आप कोई पत्थर फेंकते हैं या पानी के अंदर हलचल पैदा करते हैं तो वेव्स उत्पन्न होती है। उसी तरीके से ये जो फील्ड्स हैं, इन फील्ड के अंदर के लहरें हैं, इनके अंदर पैदा होने वाले डिस्टर्बेंसेज हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती है, और उसी तरीके की वेव लाइट भी है। और ये इसको फॉर्मुलेट किया था मैक्सवेल ने। अब देखिए, इलेक्ट्रिक जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो हमने बात करी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पॉइंट चार्ज, स्टेशनरी चार्ज उत्पन्न करता है, कोई रुका हुआ चार्ज उत्पन्न करता है। तो सवाल है कि मैग्नेटिक फील्ड कौन उत्पन्न करता है? तो जाहिर सी बात है, हमारे दिमाग में पहला उत्तर आएगा कि मैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है। बिल्कुल सही है, मैग्नेट्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है, लेकिन मैग्नेट्स भी एक तरीके के कॉम्बिनेशन से बनी हुई होती है। मैग्नेट्स के अंदर छोटे छोटे करंट्स होते हैं। तो वास्तविकता में जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है फंडामेंटल लेवल पे, वो पैदा करता है मूविंग चार्ज। चलता हुआ चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, और रुका हुआ चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। मूविंग चार्ज न केवल मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न करता है। तो मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न करते हैं, और जो करंट्स होते हैं उनके अंदर चार्ज ही दौड़ते रहते हैं। अपन जानते हैं कि अगर किसी मेटल में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दौड़ते रहते हैं, तो वो मूविंग चार्ज है। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि करंट के अंदर मूविंग चार्जेस होते हैं। और जो परमानेंट मैग्नेट है उसके अंदर भी इसी तरीके के छोटे छोटे एलिमेंट्री करंट्स होते हैं, एटम के अंदर करंट्स होते हैं, और वो सारे करंट मिलके बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं। तो मैग्नेट्स भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है। लेकिन आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात करते हैं तो दो तरीके के चार्ज होते हैं, प्लस वाला चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के चार्ज होते हैं, और सिंगल चार्ज का एग्जिस्टेंस होता है। प्लस क्यू चार्ज अलग स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, नेगेटिव क्यू चार्ज अलग इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन मैग्नेट्स के साथ ऐसा है कि आपको कभी कोई नॉर्थ पोल नहीं मिलेगा अकेला। जब भी होगा, कोई आज तक कोई मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं देखा गया। तो मैग्नेट में हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल दोनों होते हैं। अगर आप इस मैग्नेट को दो हिस्सों में तोड़ भी दें तो भी साउथ पोल अलग नहीं होगा, यहाँ पर फिर से नॉर्थ और साउथ पोल दो पोल्स बन जाएंगे। दोनों मैग्नेट्स के दो हिस्से करते ही आपको दो नए नॉर्थ और साउथ पोल मिल जाएंगे। तो केवल नॉर्थ या साउथ पोल नहीं देखा गया, मोनोपोल मैग्नेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों तरीके के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं। और जैसे परमानेंट मैग्नेट्स जो है मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है, उसी तरीके से जो पॉइंट चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे लिखते हैं। एक बार के लिए हम फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट आते हैं। तो जैसे ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ये अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा, जिसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। इसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा और दूर थोड़ा कम होगा, और इसको हम और अलग तरीके से दर्शाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के द्वारा।
इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर फील्ड है। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जहाँ पर शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास आ रही है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम इससे दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे से दूर दूर होती जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए भी सिमिलर तरीके की बात लागू होती है। और क्या बात है, आप देखिए कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल दोनों पर लागू होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर लागू होता है और मैग्नेटिक फील्ड पर भी लागू होता है। मैग्नेटिक फील्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, वो ये कहता है कि अगर आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये अगर एक से ज़्यादा चार्जेस हैं तो जैसे मान लीजिए इसके आसपास Q1, Q2, Q3 अलग अलग चार्जेस हैं और वो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर रहे हैं, तो इस पॉइंट P पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस Q1 के द्वारा उत्पन्न किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इस Q2 के द्वारा उत्पन्न किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q3 के द्वारा, इन सभी जो चार्जेस हैं इनके द्वारा सेपरेटली जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न किया जा रहा है उन सबकी जोड़ होगी। ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सिमिलर प्रिंसिपल मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी लागू होता है।